हेलो एवरीवन। आज के हम टॉपिक में बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम चलेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड फोरेसिस, राइट। तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो फोरेसिस आप एक तरह से मूवमेंट ले सकते हो या फिर मूवमेंट थ्रू अ पोर ले सकते हो। ओके, यहाँ पे मूवमेंट लिख देता हूँ मैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं इसकी क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूंगा। ओके, अब क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट है वो है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं इसमें पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप मैनेज कर लीजिए। मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब इसमें क्या होता था कि हम एक ट्यूब लेते थे। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। ओके, अब इसमें हम अपना सैंपल ऐड कर देते थे। सपोज हमारे पास कोई सैंपल है जो कंटेन करता है कोई भी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। यू कैन से, जैसे इसमें सपोज ए है पॉजिटिवली चार्ज, बी है नेगेटिवली चार्ज और सी है मोर नेगेटिवली चार्ज। फिर हम इसके अंदर अपने इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। इलेक्ट्रोड्स में ध्यान रखिए, जो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा वो, इसको हम कहेंगे एनोड, और ये जो नेगेटिवली चार्ज होगा इसको हम कहेंगे कैथोड। अब ये जो हमारे पास एनोड है ये क्या करेगा, ये एनोड अपनी तरफ पुल करेगा इन दोनों को, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को। इन्हें हम कहते हैं एनायंस। और जो हमारे पास कैथोड है वो इसे पुल करेगा, इसे हम कहेंगे कैटायन। ओके, तो ये जो मोबाइल बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें होता क्या था, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इन सॉल्यूशन में डिप करते थे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो अलग अलग होने की कोशिश करते थे। जैसे पॉजिटिवली चार्ज है तो बी और सी इस तरफ को मूव करेगा, बी और सी, बी एंड सी। और जो ए है वो इस तरफ को मूव करेगा। बस इसे हम यूज इसलिए नहीं करते आजकल के टाइम पे क्योंकि इसमें सेपरेशन अच्छे से नहीं होता, जिसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग। तो क्योंकि इसमें रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी नहीं है तो हम इसीलिए इसका इस्तेमाल आजकल नहीं करते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको मैं जेड ई से रिप्रेजेंट करूंगा, आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक है हमारे पास पेपर और जेल, दूसरा जेल। अभी जो पेपर और जेल है ये आप कह सकते हो सपोर्ट है, राइट। अब सपोर्ट मैं ऐसे बता सकते हैं कि जैसे ये जो हमने यहाँ पे मोबाइल मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने यूज की यहाँ पे, इसमें कोई सपोर्ट नहीं था। ये टोटली सॉल्यूशन था जो इसके अंदर है हमारे पास। तो इसमें क्योंकि सपोर्ट नहीं था इसलिए रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं आ रही थी। और जो उसके मतलब रिप्लेस अगर हम कर दें किसी भी सपोर्ट से, जैसे कि पेपर हो गया या हमारे पास ये जेल हो गया, तो उससे रिजॉल्विंग पावर अच्छी आ जाती है। अब पेपर में क्या है कि हम पेपर को एज अ सपोर्ट ले लेते हैं। तो जब पेपर को एज अ सपोर्ट ले लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड फिर से डाले और उसके बेसिस पे सेपरेशन होता था। पर अब बात ऐसी थी कि इसमें भी सेपरेशन होता था पर इसमें भी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं थी। जैसे सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये इस साइड तो आएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है सपोज ये इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा। पर जो ये बीच का गैप था इसे हम इसकी वजह से, क्योंकि उसमें भी रेजोल्यूशन कुछ अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए हम पेपर एज अ मीडियम भी कम ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा बेसिक जो कंसर्न जाता है वो जाता है जेल एज अ सपोर्ट मीडियम में। तो जब हम जेल को एज अ सपोर्टिंग मीडियम देखते हैं तो उसमें हम दो इलेक्ट्रोफोरेसिस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम एजीई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे को कहते हैं हम पॉली एक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं इसमें हम जो सपोर्ट यूज करते हैं उसे हम जेल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको यही बता दूं कि ये जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें हम बेसिकली डीएनए का सेपरेशन करते हैं, और ये जो पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें हम प्रोटीन्स का सेपरेशन करते हैं, ठीक है। ये आप याद कैसे रख सकते हो, जैसे ये देखो ए जी ई तीन वर्ड है और डीएनए में भी तीन ही वर्ड होंगे, डीएनए। और पेज की स्टार्टिंग पी से होती है, प्रोटीन्स की स्टार्टिंग भी पी से ही होती है। ऐसे आप याद कर सकते हो
कि मतलब रिमेंबर रखने के लिए इजी रहेगा आपके लिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ थोड़े कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके चक्कर में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बस उन्हीं पे ही ध्यान रखिए, वरना इसमें आपको डिटेल तो बहुत मिल सकती है, ये आप अपने सब्जेक्ट से भी जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जो इंट्रोड्यूस करूंगा वो है हमारे पास एक्राइलम। एक्राइल। अब ये जो एक्राइल है ये एक मोनोमर होता है। सपोज कर लीजिए ये है वो मोनोमर। अब ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्राइल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पर ये आपस में कभी लिंकेज क्रिएट नहीं करेंगे। अब इनको लिंकेज क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीजों की नीड पड़ती है, पर उससे पहले आप जान लीजिए कि जो चीजें आपको चाहिए वो है एपीएस। एपीएस। अभी इसको बोलते हैं अमोनियम पर सल्फेट। और दूसरा जो हमें चाहिए वो है टिमिड। इस टिमिड को हम बोलते हैं टेट्रामिथाइलिन डायअमीन। वैसे एन एन टेट्रामिथाइलिन 1 2 डायअमीन होता है, पर आप जनरली नाम याद कर लीजिए। ठीक है। अब ये टिमिड क्या करता है, ये एक्ट करता है अमोनियम पर सल्फेट पे, और इसमें से अमोनियम अलग कर देता है और पर सल्फेट अलग कर देता है। अभी मैंने पर सल्फेट ऐसे लिखा है, मैनेज कर लीजिए। ठीक है। जब ये पर सल्फेट अलग होगा तो ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड करेगा। फ्री रेडिकल। और जब ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड करेगा तो ये एक्ट करेगा इन एक्राइल्स पे। ओके। तो ये एक्राइल ऐसे ऐसे करके पॉलीमराइजेशन इनमें स्टार्ट हो जाएगा और ये बॉन्डिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास इसी के साथ आपको समझ आ गया होगा जो एक्राइल है। अब दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है बिस एक्राइलामाइड। ओके। बिस एक्राइल एमाइड। अब जो ये चेन मैंने आपको बताई कि हाँ ये ऐसे ऐसे इन्होंने आपस में पॉलीमराइजेशन शुरू की। सपोज यहाँ भी पॉलीमराइजेशन शुरू की। अब इस पॉलीमराइजेशन को आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक लीनियर पॉलीमराइजेशन है। अब इस लीनियर पॉलीमराइजेशन में जो क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करेगा वो है हमारे पास बिस एक्राइलामाइड। बिस एक्राइल अमाइड। ठीक है। यहाँ बैम बैम करके अभी मैं नोट कर देता हूँ। सॉरी। तो आप देख सकते हैं जैसे जब इसने क्रॉस लिंकिंग ऐसे क्रिएट की है तो उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे एक पोर टाइप क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब इस तरफ को और भी हो सकते हैं, मतलब जैसे मैं एक्राइलामाइड थोड़ा सा और करूं, जैसे ये किया मैंने तो एक पोर यहाँ क्रिएट हो गया, सपोज एक पोर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो पोर्स क्रिएट होते हैं, जब भी कोई हम सैंपल इसमें ऐड करेंगे तो इस पोर के थ्रू ही उनको पास होना होता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि साइज के बेसिस पे अगर हमें कुछ एक्सक्लूजन वगैरह करना है तो ये हो सकता है इसमें। ओके। और जो ये पोर्स बने हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ बिस एक्राइलामाइड और एक्राइलामाइड पे डिपेंड करेगा कि वो पोर छोटे होंगे या बड़े होंगे। राइट। अब आप ध्यान से सोचिए, तो अगर हम एक्राइलामाइड यहाँ पे करेंगे तो लीनियर फॉर्म में उसकी पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगी। सपोज मैंने एक्राइलामाइड बहुत सारे रखे, ये एक्राइलामाइड 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 एक्राइलामाइड। राइट। ये मैंने बहुत सारे एक्राइलामाइड्स यहाँ पे रखे हैं। तो अब मैंने इसमें बहुत ही कम बिस एक्राइलामाइड डाला, सपोज मैंने इसमें बहुत ही कम डाला तो उसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स बने। ओके। तो अब इसका पोर साइज आप देख सकते हो बहुत बड़ा हुआ। पर जबकि मैं एक्राइलामाइड की क्वांटिटी कम रखूं और उसके कंपैरिजन में बिस एक्राइलामाइड की क्वांटिटी ज्यादा रखूं तो उसमें क्या होगा कि पोर साइज है वो हमारे पास छोटा बनेगा। इसकी मदद से हम पोर साइज को चेंज या ऑल्टर कर सकते हैं। राइट। तो इसमें जो एक्राइलामाइड में आपको सॉरी पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपको कंपोनेंट्स याद रखने की जरूरत है वो है कि जो एक्राइल एज अ मोनोमर यूज करते हैं इसको हम एक्राइलामाइड भी बोल देते हैं कभी कभी। ओके। और दूसरा है कि आपको बिस एक्राइलामाइड भी याद रखना पड़ेगा। एक्राइलामाइड पॉलीमराइजेशन नॉर्मल करेगा, बिस एक्राइलामाइड उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करेगा। अब बिस एक्राइलामाइड ये सब पॉलीमराइजेशन होने के लिए टिमिड और एपीएस की जरूरत पड़ती है, जिसमें ये जो टिमिड है हमारे पास
तो ये एक्ट करेगा एपीएस पे, जो एपीएस मतलब अमोनियम पर सल्फेट को तोड़ेगा अमोनियम और पर सल्फेट में। जब पर सल्फेट होगा इसका, वो फ्री रेडिकल प्रोवाइड करेगा इस एक्राइलामाइड के लिए और वो पॉलीमराइजेशन शुरू करेगा। अब बिस एक्राइलामाइड भी इसी प्रोसेस के अंदर कवर हो जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास पेज है उसके अंदर पर्टिकुलरली कौन कौन सी प्रोसेसेस आएंगी जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है डीनेचरिंग पेज। डीनेचरिंग पेज, इसी डीनेचरिंग पेज को हम बोलते हैं एसडीएस पेज, राइट। तो अब इसमें आप ये समझिए कि इसको हम डीनेचरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम इसमें प्रोटीन सेपरेट करेंगे तो वो प्रोटीन अपनी नेटिव फॉर्म में नहीं होगा, मतलब जैसे वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड मतलब बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा उस फॉर्म में वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? वो एसडीएस की वजह से नहीं करेगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। ओके, अब सबसे पहली बात, जो हमारे पास डीनेचरिंग पेज है उसमें आप ये समझ लीजिए कि जो उसमें हम जेल बनाते हैं, राइट, वो आप कह सकते हैं कि दो फेजेस में डिवाइड होगा। ठीक है, अब इन दो फेजेस में आपको बस उसका एक नाम और उसकी पीएच याद करने की जरूरत है, बाकी उसके साथ साथ आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों है, राइट। अब जो इसका फर्स्ट फेज है या आप कह सकते हैं जो स्टार्टिंग फेज है उसको हम कहते हैं स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल। और जो इसका नीचे वाला फेज यानी कि लोअर फेज या फिर लेटर फेज है उसको हम बोलेंगे स्प्रेडिंग जेल। अब स्टैकिंग जेल की जो पीएच होती है वो होती है 6.8 और स्प्रेडिंग जेल की जो पीएच होती है वो होती है 8.8। अब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं ये भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो हम कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज का एक और नाम बता दूं, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस पेज भी। डिसकंटिन्यूअस पेज, राइट। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हो दो जेल मीडियम है और दोनों पीएच दोनों में डिफरेंट है, राइट। इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस कहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लाइन के बाद अचानक से पीएच चेंज हो जाती है फ्रॉम 6.8 टू 8.8, राइट। अब इसके हम कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो आता है एसडीएस। अब एसडीएस की फुल फॉर्म है सोडियम डोडेसाइल या फिर डोडेकाइल सल्फेट, राइट। अब ये डो डेकाइल या डो डिसाइल आप इसको जो मर्जी कहना चाहें, ये एक्चुअली 12 को रिप्रेजेंट करता है नंबर के। ओके, तो अब ये जो एसडीएस होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास एक एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेज है उसमें हम प्रोटीन्स की सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोटीन्स आपको पता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, राइट। अब अपनी अमीनो एसिड की जो साइड चेन होती है, राइट, उसकी वजह से अमीनो एसिड पे कुछ पर्टिकुलर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उन पर्टिकुलर चार्जेस का हिसाब कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। पर ये जो हम एसडीएस पेज करेंगे इसमें हम क्या कर देंगे, जब हम एसडीएस एज एन अनायनिक डिटर्जेंट इसमें ऐड करेंगे तो एक एसडीएस जाके अटैच हो जाएगा दो साइड चेन ऑफ टू अमीनो एसिड्स। मतलब अगर ये फर्स्ट अमीनो एसिड है ये सेकंड अमीनो एसिड है तो इन दोनों की जो साइड चेन्स है उससे एक एसडीएस जाके कनेक्ट हो जाएगा और ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा उस प्रोटीन को। अब सपोज ऐसे ही और एसडीएस भी ऐड होते गए तो और नेगेटिव चार्ज बनता गया, तो ओवरऑल जो हमारी प्रोटीन चेन है उसका चार्ज पहले जो मर्जी हो लास्ट में उसका चार्ज नेगेटिव ही रहेगा। अब ये नेगेटिव हम क्यों कर रहे हैं, जब हम इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज हमने क्यों किया, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम सैंपल ऐड करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि सैंपल की जो डेंसिटी है वो उसकी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसमें हम ग्लिसरॉल भी ऐड कर सकते हैं। अगर ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं है तो सुक्रोज भी ऐड कर सकते हैं, राइट। अब इनको ऐड करने से जो हमारा सैंपल है उसको एक एप्रोप्रिएट डेंसिटी मिलेगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला कंपोनेंट आता है वो है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। अब ये जो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट।
अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम जो यहाँ पे है, आप ये कह सकते हो कि ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, उसको वो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है उसको, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ एंटीबॉडीज का, राइट। अब एंटीबॉडीज में क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, ये आपको पता होगा। ओके, अब उन डाइसल्फाइड ब्रिजेस में क्या है कि अगर हम इसको बिना टर्शरी स्ट्रक्चर को बिना तोड़े, अगर हम कहें कि उसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 120, ठीक है, पर जब हम इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर को जब तोड़ देंगे रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, तो उसको सपोज वो स्प्लिट होकर 60/60 हो गई, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 30 बाय समथिंग हो गई, 30/90 हो गई, राइट। तो इससे हम प्रोटीन्स जो सब यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है वो अपने प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, टर्शरी क्वाटरनरी में नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर पता चल जाता है कि एक प्रोटीन चेन में कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो इसमें जो हम बीटा मरकैप्टो इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे वो इस चीज के लिए यूज होगा। और अगर हमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग। और जब हम ये करके एसडीएस पेज को चलाएंगे, यानी अपना सैंपल यहाँ पे ऐड करेंगे जब एसडीएस पेज में, तो जो हमारे पास सेपरेशन होगा वो विदाउट टर्शरी स्ट्रक्चर को ब्रेक किए होगा। तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटीन चेन आएगी, भले ही वो थोड़ी सी डिसरप्टेड हो। अब देखिए यहाँ पे हमने बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जब हमने यूज किया, तो हमने जब इसका नाम स्टार्टिंग में देखा डीनेचरिंग पेज, तो आप देख सकते हो कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर किया गया, टर्शरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी या प्राइमरी में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पे सेकेंडरी या प्राइमरी में, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है हमारा ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। अब ये जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, आप ध्यान दीजिए कि ये एक नेगेटिवली चार्ज डाई है, राइट। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज डाई है, इसका क्या काम है, इसका काम है सबसे पहले तो ये हमारी एक ट्रैकिंग डाई है। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे, तो जब हम सैंपल के साथ ये डाई ऐड करेंगे, तो जैसे जैसे वो नीचे नीचे ट्रेवल करेगी वो सबसे आगे रहेगी डाई, ऑब्वियस सी बात है। एक सर्टेन पॉइंट पे जब वो डाई पहुंच जाएगी, तब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसको रन करना बंद कर देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा सैंपल है वो जेल से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी कभी हो सकता है कि वो जेल के या तो बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए या फिर बाहर निकल सकता है, हो सकता है, चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या है कि जेल हमें इंडिकेशन देगा कि वो पर्टिकुलर चीज उससे बाहर ना निकले, ठीक है। और दूसरा जो काम इसका है वो है इंडिकेटर ऑफ पीएच, ठीक है। जब हम जेल में ये डाई ऐड करते हैं, जो हमारे पास ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, तो ये इंडिकेट करेगी कि जो हमारे पास पीएच है वो सही है या नहीं। क्योंकि ये कैसे इंडिकेट करेगी, जब इसकी पीएच सपोज मोर देन 3, और एक कंडीशन है पीएच इज लेस देन 3। ओके, जब पीएच मोर देन 3 होती है तो ये ब्लू कलर में एग्जिस्ट करता है, मतलब 4 5 6 7, राइट। इस पे ये ब्लू कलर में एग्जिस्ट करेगा, ओके। और जब पीएच 3 होगी तो ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब 1 2 3 इन पीएच पे ये येलो कलर में ही एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम इसमें जेल में अपने ऐड करेंगे इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा जेल है उसकी पीएच अप्रोप्रिएट है या नहीं। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, पर फिर भी एक आइडिया देगा, क्योंकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सपोज फॉर सम रीजन ये एसिडिक हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा इसकी मदद से। ओके, अब बाद में जो 3 कंपोनेंट हमें ध्यान रखने हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे अपने जेल में, मैं आपको जेल बना के दिखा देता हूँ। जो हमने अभी तक कंपोनेंट डिस्कस किए वो ऐड किए, और ये जेल में जो वेल्स हैं, ये जो गैप होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेल्स। कुएं की तरह होते हैं इसलिए इनको वेल्स बोल दिया गया है। तो इसमें जब हम सैंपल ऐड करते हैं तो हम उसमें सिंपल सैंपल ऐड नहीं करते। हम सबसे पहले एक अमीनो एसिड जो कि हमारे पास ग्लाइसिन है उसको ऐड करेंगे। हम इसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे और सैंपल को अलग से ऐड करेंगे, अलग से नहीं सॉरी, मतलब मिक्स, एक मिक्स बनाएंगे तीनों का और फिर इनको ऐड करेंगे, राइट। अब ये 3 हम क्यों करते हैं ये अभी पता चलेगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जेल 2 पीएच में डिफरेंशिएट है, वो है 6.8 एंड 8.8, 6.8 एंड 8.8। अब 6.8 उसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का जो पीआई होता है, सॉरी पीआई, वो है 7.7 के आसपास। अब 7.7 के आसपास पीआई होने का मतलब ये है
कि अगर सपोज पीएच उसका लेस देन पीआई हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पीएच मोर देन पीआई हुआ तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे वैसे ही, एक मिनट, नॉट 7.7 बट 6.7, मैंने गलती से गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। तो जब हम ग्लाइसिन को ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, ऊपर ऊपर वाले रीजन में, तो जो इसका एक्चुअल में जो फॉर्म, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, वो आप कह सकते हो ज्विटरायन फॉर्म है, जिसमें उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो मतलब ओवरऑल नेट चार्ज उसमें 0 है। बट जब वो मतलब देख सकते हो आप, थोड़ा सा 6.7 की तरफ है ये, है ना, तो आप कंपेयर कर सकते हो, इक्विवेलेंट टू 6.8 रख सकते हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ज्विटरायन कहा है, राइट। तो अब उसका हिसाब ऐसा है कि जब ये इसमें मूव करेंगे तीनों, तो जब ये जो हमारे पास ग्लाइसिन है, जब ये 6.8 से 8.8 की तरफ आएगा, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से ये कन्वर्ट हो जाएगा बाद में नेगेटिव में, राइट, और नेगेटिव में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो इसकी मूवमेंट और बढ़ जाएगी, तो ये मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ज्यादा मूव करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें बाकी क्लोरीन का हिसाब ऐसा है कि क्लोरीन क्योंकि प्रॉपरली नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा आगे ही रहेगा, इसमें क्लोरीन सबसे आगे रहेगा, ग्लाइसिन सबसे पीछे रहेगा, और यहाँ सपोज हमारा सैंपल है, प्रोटीन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोटीन है, तो ये ऐसे रहेगा। फिर जैसे जैसे वो मूव करेगा, जैसे वो मूव करेगा वैसे ही अगली प्रोसेसेस चालू होंगी। जब ये ग्लाइसिन यहाँ से नीचे को जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तब भी क्लोरीन सबसे आगे ही रहेगा ऑब्वियसली, पर जो ग्लाइसिन है वो प्रोटीन से आगे निकल सकता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन अगर प्रोटीन से आगे निकल गया तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो वो प्रोटीन को हल्का सा पुश करेगा और प्रोटीन को भी अपने साथ ले जाएगा, पर फिर प्रोटीन से आगे भी निकल जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो अच्छे से सेपरेट हो पाता है। तो यही बेसिक्स थे जो आपको एसडीएस में समझने हैं, और इसके बाद हम अगली प्रोसेस पे चलेंगे जो कि है नेटिव पेज। ओके, 1.2 नेटिव पेज। नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि आप ये कंसीडर कर लीजिए कि ये नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इक्वल टू एसडीएस पेज, और अ, उस एसडीएस पेज में से पर्टिकुलरली हम जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, जो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल था, उसको हटा देंगे, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ये बीटा मरकैप्टो इथेनॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, यही है हमारे पास बेसिकली नेटिव पेज, पूरा प्रोसेस और सब कुछ जो एसडीएस में था वो सेम है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास ब्लू नेटिव पेज 1.3। ब्लू नेटिव पेज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें जो सेपरेशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ओके, अब ये जो ब्लू नेटिव पेज है, इसमें जो हम डाई यूज करते हैं वो हम स्पेसिफिकली उसे मतलब एक ब्लू डाई होती है जिसे हम कहते हैं कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू। अब इस कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारे डीनेचरिंग पेज यानी एसडीएस पेज था, उसमें जब हम प्रोटीन को जो हम टर्शरी से प्राइमरी या सेकेंडरी बना देते थे वो इसमें नहीं होगा, तो प्रोटीन जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहता है। अगर वो प्रोटीन किसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो वो वैसा ही रहेगा, तो मतलब प्रोटीन जो है वो अपनी प्रोटीन फॉर्म में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास आप कह सकते हैं आएगी वो है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। 1.4 इज आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास कोई भी चीज है वो उसको हम सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पी आई, राइट। सपोज हमने ये एक जेल बनाया,
ओके, यहाँ पे ये हमारे पास जेल है, और यहाँ पे हम इस प्लेट पे हम सैंपल अपना ऐड करेंगे, ये जो ये वाले पर्टिकुलर प्लेट है यहाँ पे। ओके, अब ये जो जेल है, राइट, ये एक स्पेशल जेल होता है, इसे हम कहते हैं पॉली एम्फोलाइट जेल। पॉली एम्फोलाइट जेल, ओह सॉरी, जेल। हाँ, तो पॉलीएम्फोलाइट जेल की प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि जो इसमें देखिए, एम्फो का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ, और ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोलाइट से ही लिया गया है। तो पॉलीएम्फोलाइट का मतलब इसमें आप कह सकते हो कि हर एक चार्ज या हर एक पीएच प्रेजेंट होती है, राइट। तो जैसे सपोज ये वाला बैंड है pH 1 के लिए, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 pH तक जाएगा। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम अपना सैंपल ऐड करेंगे यहाँ पे अपना, तो सैंपल जब मूव करेगा, तो सैंपल तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो अपनी एक पर्टिकुलर पीआई पे नहीं पहुंचता। अब सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सपोज इसमें ग्लाइसिन ऐड कर लिया, मैंने आपको ग्लाइसिन का एग्जांपल ऊपर भी बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 6.7 उसका पीआई होता है, पी आई इज इक्वल टू 6.7 होता है उसका, ठीक है, राइट। अब 5 यहाँ पे 6 और ये 7। अब जब सपोज यहाँ से अगर उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो मूव करेगा करेगा करेगा, और जब वो 6.7 पे पहुंचेगा तो यहाँ पर्टिकुलर आके वो रुक जाएगा। अब सपोज मैंने इसके बजाय कोई और अमीनो एसिड, सपोज मैंने कोई एक्स अमीनो एसिड ले लिया, उसका पी आई है 3, तो वो 3 पे आके रुक गया। अब मैंने कोई वाई ले लिया, उसका पी आई सपोज है, कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे 10 है, तो वो 10 पे आके रुक गया। तो इसमें क्या होगा कि एक सर्टेन पॉइंट तक आपका सैंपल मूव करता है, और जैसे ही आपका सैंपल एक पीआई पे जाके पहुंच जाता है, अ, उस पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। ओके, अब पीआई मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि पीआई होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो, नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो होता है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो न्यूट्रल एटम की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए जब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद हम चाहे जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, सपोज जैसे ये एक्स इस पॉइंट पे है, तो इसके बाद हम क्योंकि इस पे चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वैसे ही मूव नहीं करेगा। यही है इसका इंपॉर्टेंस, एक्चुअली इस पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की इंपॉर्टेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1.5, जो कि है हमारे पास 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी जो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसडीएस पेज का, राइट। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग प्लस एसडीएस पेज। ओके, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में इसमें जो सेपरेशन हो रही थी वो हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ पीआई, राइट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ थी पीआई। और जो एसडीएस पेज था हमारे पास, उसमें हम जब प्रोटीन को डीनेचर कर दे रहे थे, तो उसके बाद जो सेपरेशन हो रही थी वो हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट। तो जब हम आइसो इलेक्ट्रिक सॉरी 2D पेज में जब हम प्रोसेस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सपोज ये मैंने ले ली, वो जेल ले लिया, जेल का वो बैंड है, यहाँ पे मैंने सैंपल ऐड कर दिया। अब आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो गया, राइट। अब सपोज यहाँ पे सपोज मैंने बोला एक 1 pH पे था और एक 7 पे आ गया, एक आ गया रख लो 13 पे। ओके, तो एक कोई कंपोनेंट यहाँ पे सेपरेट हो गया, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे सेपरेट हो गया, तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब इस पे सेपरेट होने के बाद क्या है कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्रिप है, हम इसको उस जेल में से काट लेंगे। एक्चुअली ये पूरा जेल होता है, मैंने बनाया नहीं, बस इसको वहां से काट लेंगे और इसे हम अप्लाई कर देंगे एसडीएस पेज पे एज अ सैंपल, राइट। तो सपोज ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे टू एसडीएस पेज की वही स्ट्रिक सॉरी स्प्रेडिंग और स्टैकिंग जेल पे, ठीक है। अब इस पे क्या होगा कि जो ये सेपरेट हुआ है, राइट, ये क्या करेगा कि ये फर्दर सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब सपोज ये कंपोनेंट 1 है हमारे पास, वैसे यहाँ पे तो मिक्सचर था, पर यहाँ पे सपोज ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पे रह गए, थोड़े से मीडियम साइज मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, और ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल ऐसे सेपरेट हो गए, मतलब लार्ज टू स्मॉल टू मीडियम ऐसे सेपरेट हो गए। एक्चुअली ये रिवर्स होना था, मैंने शायद गलती से गलत बना दिया, जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल थे यहाँ आने थे,
ठीक है, और जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे जाएंगे। मैंने गलती से गलत कर दिया, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, फिर यहाँ पे आएंगे मीडियम साइज और यहाँ पे आएंगे स्मॉल साइज। ओके, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि आइसोइलेक्ट्रिक एट pH 1, राइट। सपोज ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सैंपल था, तो जब हमने इसको आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग से जब इसको सेपरेट किया तो हमें पता चला कि इसमें तीन अलग अलग ऐसे कंपोनेंट थे जो अलग, जिनका अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, राइट। एक pH 1 पे था, एक 7 पे था और एक 13 पे था। और जब हमने इसी पीआई के सेपरेशन के बाद उसको एसडीएस पे डाला, तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पास कंपोनेंट एट pH 1 आया, उसमें भी तीन अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट थी। यहाँ जरूरी नहीं है कि तीन ही होंगी, दो भी हो सकती हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं भी हो सकती, एक में भी रह सकता है। बस आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अब पेज जी के साथ हमारा खत्म होता है, मेनली मेनली यही था, राइट। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एज, एज विच इज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीन कंपोनेंट यहाँ पे हैं, तो इसमें हम बेसिकली करेंगे डीएनए की सेपरेशन। और इसमें जो हम डीएनए जो सेपरेट करेंगे वो एक्चुअली होता है मोर देन 100 बेस पेयर टू 25 किलो डाल्टन। 25 किलो डाल्टन आप बोल सकते हो, इतने तक का हम डीएनए इसमें सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो हम सेपरेट करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास या साइज, सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज या फिर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि मास ज्यादा तो वही मास साइज ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाता है। इसमें जो चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एग्रोस जेल में हम जब उसकी जेल की प्रेपरेशन करते हैं, लिख देता हूँ, जेल की प्रेपरेशन करते हैं, तो उस जेल की जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जो हम कंपोनेंट्स यूजुअली यूज करते हैं, मतलब अपना वही एग्रोस वगैरह, तो उसके साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं TAE या TBE। लाइक मैं बता देता हूँ कि TAE या फिर TBE। जो TAE होता है उसे कहते हैं ट्रिस एसीटेट बफर, और जो TBE है वो है ट्रिस बोरेट बफर, राइट। इसको मैं अभी लिखूंगा नहीं, बस आप ऐसे जान लीजिए। एक चीज हम, एक कंपोनेंट हम ये ऐड करते हैं उसमें, ओके। और उसके अलावा हम इसी जेल की फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें इथिडियम ब्रोमाइड भी ऐड कर देते हैं। ये इथिडियम ब्रोमाइड आपने सुना होगा, जब हम डीएनए को विजुअलाइज करेंगे तो ये क्या करता है, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उसके बीच में जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे फंस जाता है, यही होता है ईटीबीआर, जो बाद में जब हम इस पे रेडिएशन वगैरह डालते हैं तो ये फ्लोरोसेंटली कलर प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ऑरेंज, राइट। तो उसपे क्या होगा कि जब हम इसको इसके साथ करेंगे, मतलब जेल के साथ प्रिपेयर करेंगे, तो आप इसे कह सकते हो ड्राई फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हमें ये यूज नहीं करना है तो हम इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं कुछ अलग सी जिससे, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू। जब हम मिथाइलिन ब्लू को रिप्लेस करेंगे तो उसको हम जेल के साथ ऐड नहीं करेंगे, उसे हम, जब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो क्योंकि उसके बाद हम ऐड करते हैं और ये थोड़ा जो जेल होता है वेट फॉर्म में रहता है, तो इसे हम वेट इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में, वेट इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो अब क्या होता है कि जो इसमें आपको एक्चुअली ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज होगा, तो हमारे पास एक जेल फॉर्म, आई मीन जेल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें एथिडियम ब्रोमाइड पहले से है, ये मैंने पहले अभी बना दिए, है ना। और इसमें हम सैंपल 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 ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे अपना कोई, क्या कहते हैं उसे, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। एक्चुअली स्टैंडर्ड हम इसमें ही नहीं बाकियों में भी ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड क्या करता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बैंड्स क्रिएट कर देता है, यूनिफॉर्म आप कह सकते हो, टाइम के बाद। ओके, तो उसमें से जब हम इसमें ऐड करेंगे और जब वो साइज के बेसिस पे सेपरेट होंगी, तो इसमें से हम बता सकते हैं कि कौन सा है। जैसे सपोज ये इसके पैरेलल आ रहा है, सपोज मैंने यहाँ कर दिया 25 किलो डाल्टन, तो ये आपको उससे पता चल जाएगा बड़े आराम से। तो ये मेनली मेनली यही काम है। इसके अलावा हम और कुछ डाइज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे जो हमारी इथिडियम ब्रोमाइड होती है,
जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो हमारे पास थोड़ी सी कह सकते हैं कि कार्सिनो, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली हाईली कार्सिनोजेनिक है, तो ये कैंसर क्रिएट कर सकती है ह्यूमंस में। तो उसके अलावा हम जो कुछ और डाइज यूज कर सकते हैं, उसमें क्रिस्टल वायलेट मिथाइलिन ब्लू है। एक्चुअली क्रिस्टल वायलेट एंड मिथाइलिन ब्लू को भी हम यूजुअली फोकस टेस्टिंग में अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि वो उतनी स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि वो लेस सेंसिटिव होती है सैंपल के लिए। तो कभी कभी हमें रिजल्ट गलत भी आ सकता है या मिलेगा ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तो इसके बजाय हम जो हाईली सेंसिटिव डाइज यूज करते हैं वो है साइबर गोल्ड और साइबर ग्रीन। वो साइबर प्योर साइबर नहीं है, जैसे SYBR साइबर गोल्ड या फिर साइबर ग्रीन, ये डाइज हम इसमें यूज करेंगे। मेनली यही था जो आपको क्रोमेटोग्राफी में थोड़े से समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप किसी और चैनल से भी ऑफ कोर्स रेफर कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रोसेस बताई है वो है थोड़ा सा रिवीजन पर्पस के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको फुल डिटेल में मिलेगी। बस ये था कि CUET PG के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ये बेसिक्स पता हैं तो आप अच्छे से उसमें आप रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।